तो जो लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक मिस कर दिए हैं उनके लिए कुछ चीज़ें मैं पहले बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। किसके आंसर बताना है? आंसर बताना है। डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आंसर ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। मैं आंसर बता दे रहा हूं, कुछ डाउट्स हैं तो नीचे आके पूछ लेना क्लास के बाद, ठीक है? बताया जरा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। ए। 51 का 51 में मैंने डायग्राम मॉडिफाई कराया था और मॉडिफाई करने के बाद इसका आंसर ए आता है। 52 का आंसर सेकेंड। 53 का आंसर सी। 54 का सेकेंड। 55 का लास्ट। 56 का सी। 57 का सी। 58 लास्ट। 59 सी। 60 लास्ट। 61 लास्ट। 62 सेकेंड। 63 सी। 64 सी। 65 ई वर्सेस ओके, बीच बीच में ज़ीरो होगी और बाकी जगह यूनिफॉर्म होगी। 65 का आंसर सेकेंड। एक बार डायलेक्ट्रिक भी भरे गए हैं क्या? डायलेक्ट्रिक भरे गए हैं क्या? हाँ हाँ, K1 K2 K1 वाले में कम होगा और K2 वाले में फील्ड ज़्यादा होगी। K2 ज़्यादा है तो K2 वाले में फील्ड कम होगी, यानी इसका आंसर फिर क्या आने वाला है? इसका आंसर फिर ए आने वाला है। 65 में K2 ज़्यादा है, वहाँ फील्ड कम होगी, यानी इसका आंसर ए होगा। 66 का आंसर लास्ट। 67 का ए। 68 का लास्ट। ठीक, तो हाँ हाँ 65 का ए। 65 का आंसर नीचे लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ठीक है। 63 का आंसर क्या आया है? सी। तो जिन लोगों ने ये टॉपिक इससे पहले वाले नहीं पढ़े हैं तो सीधे इसको समझना थोड़ा तो मुश्किल है ही है, इसलिए मैं थोड़ी सी बातें बता रहा हूं। सबसे पहली बात, चार्ज के बारे में हम लोग बस इतना जान लें कि हर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज होता है। किसी एटम में आमतौर पे जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, यानी उसमें ओवरऑल चार्ज 0 होता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब एक साथ होते हैं तो वो इफेक्टिव चार्ज, यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं करता है, 0 चार्ज होता है। जब भी किसी मटेरियल में
कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहां से आते हैं वहां कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, इसका मतलब उस मटेरियल के कुछ एटम ने दूसरे मटेरियल के कुछ एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो जहां से n इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जहां से निकले हैं n इलेक्ट्रॉन, तो वहां प्लस Ne का चार्ज आएगा, और जहां गए हैं वहां माइनस Ne का चार्ज आएगा। ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए। पता है E यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है, जो कि कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ऑनलाइन वाले देख और सुन पा रहे हैं मुझे? क्लियर है? यस सर। ठीक। हाँ, वो मेरा वीडियो ले रहा है, ये मेरा ऑडियो ले रहा है, और ये मुझे ऑडियो दे रहा है। क्लियर है यार? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक। मतलब ये सारे ऑनलाइन वाले मेरे कंधे पे बैठ के मेरे कान में बोलते हैं। हाँ भाई, तो ऑनलाइन वालों के लिए ये कंधा मैंने मजबूत कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फ्लुएंस है जो चार्ज की वजह से क्रिएट होता है, और उसको महसूस भी कौन कर सकता है, चार्ज। यानी अगर एक चार्ज के आसपास हम बात करें, कोई दूसरा चार्ज रखा है तो उसको फोर्स महसूस होता है, पॉजिटिव को अलोंग द फील्ड और नेगेटिव को अवे फ्रॉम द अपोजिट टू द फील्ड। यानी फील्ड की जो एरो दिखाया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव से अवे दिखाया जाता है ना। यानी ये जो एरो की डायरेक्शन है, ये किसी पॉजिटिव चार्ज सोर्स की फील्ड है जो कि उससे अवे है। तो पॉजिटिव को धक्का कहां मिलेगा, राइट, नेगेटिव को कहां मिलेगा, लेफ्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, और लाइनें दिखा के हम उस असर को दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइनें दिखाई नहीं देती हैं, लाइनें बस असर को दिखाने का एक प्रयास है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बात का मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बात का मेजरमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वीक है या कितनी स्ट्रांग है। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड का E ज्यादा होगा, वीक का E, यानी E इसी बात का मेजरमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग या वीक है। यानी अगर मैं इस जगह पे 1 कूलाम रखता हूं, यूनिट चार्ज, 1 कूलाम के पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रखा जाता है, यानी ये एक चार्ज है जिसको हम हमेशा जेब में रख के घूमते हैं और उससे बात करते रहते हैं कि भैया कैसा महसूस हो रहा है, और जो वो बताता है उसी के आधार पे हम तय कर लेते हैं। तो उस टेस्ट चार्ज को ज्यादा फोर्स महसूस होगा मतलब फील्ड ज्यादा है, कम महसूस होगा तो कम है। अगर उसको राइट फोर्स हो रहा है मतलब फील्ड राइट है, लेफ्ट महसूस हो रहा है तो लेफ्ट है। तो टेस्ट चार्ज से हमें बात करना है। इलेक्ट्रीशियन लोग एक टेस्टर रखते हैं ताकि वो पता कर पाएंगे कहां पे फेज आ रहा है ना। इसी तरह से हम लोग अपनी जेब में क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। इट्स नॉट टेस्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का टेस्टर है। क्या बताता है, फील्ड कितना ज्यादा है और कहां है। खैर, तो यूनिट टेस्ट चार्ज को जो फोर्स महसूस होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिट टेस्ट चार्ज को कहीं पे ई फोर्स महसूस हो रहा है तो क्यू चार्ज को कितना महसूस होगा, क्यू ई। तो यार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा एक टर्म डिफाइन किया है जो यूनिट टेस्ट चार्ज को लगने वाला फोर्स होता है। तो अगर उसी जगह पर क्यू चार्ज रख दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। ये बात सबको पता होना चाहिए, है ना। यूनिट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो ठीक है यार, राइटिंग गंदी है बट इरादे अच्छे हैं, तो नोट करना चाहेंगे। जो पुराने लोग हैं वो नोट कर, जो सॉरी जो नए नए लोग हैं, मतलब जो पहली बार इलेक्ट्रो में एंट्री सीधे सीधे यहाँ पे कर रहे हैं, पैरासूट लैंडिंग कर रहे हैं, वो लोग इसको बोलते हैं पैरासूट लैंडिंग, सीधे सीधे। श्रेयांशी नोट कर लें। सर हाँ, मुझे बस स्मार्ट बोर्ड दिखाई दे रहा है। तुमको बस स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है? वे यार, तो और आप दिखेगा भी ही। नहीं दिख रहे। अभी तक क्यों नहीं बता रहे थे भाई?
अभी क्या दिख रहा है? अरे अभी दिख रहा भाई? यस सर, अभी सी है। ये कितनी उंगलियां हैं? आपका उंगली 4। हाँ तो सही दिख रहा है, इसका मतलब 4 ही है। हाँ भाई, तो चार्ज क्या है? एन इलेक्ट्रॉन निकलने से कितना चार्ज किस पे आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये बातें क्लियर हैं? हम लोगों ने जब कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ा था तो बात करी थी एक सेल की। एक सेल किसी केमिकल में डूबे हुए 2 टर्मिनल से बनता है। एक टर्मिनल की टेंडेंसी है इस केमिकल से इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो कैथोड होता है, उसमें क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये पॉजिटिव छोड़ देता है ना, पॉजिटिव कन्वेंशन का हिस्सा। इसलिए हम कैसे सोचते हैं कि इस टर्मिनल ने पॉजिटिव केमिकल को दे दिया है और इस टर्मिनल ने पॉजिटिव केमिकल से ले लिया है। तो ऐसा एक अरेंजमेंट जिसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव खींचता है और एक से पॉजिटिव चला जाता है, तो क्या ये 2 टर्मिनल एक टेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि यहां पे पॉजिटिव की अधिकता है और यहां पॉजिटिव की कमी है? तो जब भी अगर इसको किसी वायर के थ्रू जोड़ोगे तो क्या पता यार पॉजिटिव फ्लो होने लगेगा। कहां से कहां की तरफ? एनोड से कैथोड की तरफ। और उसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट। यानी यार बैटरी करंट फ्लो करा सकती है क्योंकि उसके टर्मिनल के बीच में एक में पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है और एक में निगेटिव पोटेंशियल होता है। नहीं तो बात आती है यार कि पोटेंशियल किस बात का मेजरमेंट है? पोटेंशियल किस बात का मेजरमेंट है? तो उसको यार सिंपल लैंग्वेज में हमें समझना है कि एक बैटरी एक कूलाम के चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरी जगह भेजने में जितना वर्कडन करना चाहती है उसी वर्कडन का नाम क्या है? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट आई मीन V वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V का क्या मतलब है? V का मतलब है यार एक कूलाम चार्ज को ये V जूल की एनर्जी देना चाहता है। फिर से समझा रहे, V की यूनिट होती है क्या? जूल पर कूलाम। तो V क्या है कि एक कूलाम चार्ज यहां से यहां जब जाता है तो बैटरी उस पर कितना वर्कडन खर्च करती है, इसी का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। नए सिरे से हम ऐसे समझते हैं। तो जब भी यार बैटरी यहां से यहां पहुंचाती है किसको? चार्ज को, तो एनर्जी खर्च करती है। एनर्जी क्षमता का नाम है, चार्ज कोई चीज है जो फ्लो करती है। बात क्लियर है? तो यार एक कूलाम को फ्लो कराने में बैटरी V जूल का वर्कडन करती है, तो क्यों, हाँ वर्कडन पर यूनिट चार्ज कह सकते हैं। तो क्यू कूलाम को फ्लो कराने में कितना वर्कडन करेगी? QV करेगी। यानी कल को कोई अगर पूछे वर्कडन का फॉर्मूला बैटरी के लिए, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में V वोल्ट है, तो वो कितना वर्कडन करेगी Q चार्ज फ्लो कराने के लिए? Q इंटू V का। क्या ये बात? हम बैटरी यहां पे यार जब सेल या बैटरी कहते हैं तो सेल का मतलब एक सेल होता है और एक सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हाई टर्मिनल और एक लो टर्मिनल, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? बैटरी। तो यार एक सेल एक बैटरी है और बहुत सारे सेल को हम लोग बैटरी कहते हैं और एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसको भी बैटरी कह सकते हैं। एक ही सेल है उसको भी बैटरी कह सकते हैं। बात क्लियर है? तो यार आमतौर पे सेल एक यूनिट ऑफ एनोड कैथोड को बोलते हैं और बैटरी बहुत सारे, है ना, सेल का कॉम्बिनेशन होता है जरूरत के हिसाब से। बात क्लियर है? तो बैटरी को यार हम सिंप्लीफाइड ऐसे सोच सकते हैं, एक आइडियल बैटरी, जब मैं कहता हूं आइडियल बैटरी, तो आइडियल बैटरी अनलिमिटेड समय तक चार्ज फ्लो करा सकता है बिना वोल्टेज डिफरेंस बदले। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा जाता है। आमतौर पे जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन हम आमतौर पे ये मानेंगे नहीं, हम आइडियल बैटरी मानेंगे। आइडियल बैटरी चाहे जितना चार्ज उससे निकल जाए, चाहे जितना फ्लो कर जाए, लेकिन उसके वोल्टेज डिफरेंस में कोई अंतर नहीं आता। उसका कारण है वो केमिकल से चार्ज लेता रहता है। मतलब जैसे जैसे ये पॉजिटिव खाली होता है, नेगेटिव में जाता है, वैसे वैसे ये केमिकल इसको पॉजिटिव देता रहता है और इससे निकालता रहता है। तो एक पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। बैटरी के अंदर भी चार्ज का फ्लो चल रहा होता है और बाहर भी चल रहा होता है। बाहर चार्ज कहां से कहां जाता है? एनोड से कैथोड,
और अंदर चार्ज कहां से कहां जाता है, कैथोड से एनोड। तो ये पूरा चार्ज का फ्लो समझ आना चाहिए। क्लियर है? तो इतनी बातें हम लोगों ने कभी कैपेसिटर में करी थी। मैंने एक बात करी है कि एक कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है। कंडक्टर के एटम अपने अंदर के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को आमतौर पे छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं तो वो पूरे मटेरियल में ऐसे रेंडम मोशन करते रहते हैं। इतने अच्छे से नहीं करते हैं जितना दिखाया है, बीच में एटम भी तो है, अरे कोई खाली ट्यूब थोड़ी है यार। तो वो एटम से लगातार टकराते रहते हैं, उनका बड़ा अजीब मोशन होता है कि ऐसे बड़ा तेजी से, जैसे गैस के मॉलिक्यूल मोशन करते हैं ऐसे ये करते रहते हैं, और जहां जहां एटम मिलता है उनसे टकराते रहते हैं। टकराने के बाद ये रेस्ट पे आते हैं, है ना। एक्चुअली ये है, मैंने कहा कि किसी कंडक्टर के एटम आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो टकराते टकराते जब भी वो आउटर मोस्ट पे के पास पहुंचता है तो वो एटम का हिस्सा बन जाता है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के चलने लगता है। तो ये संतुलन बना रहता है पूरे भीड़ में। यानी अगर 10 लाख इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो वो 10 लाख के 10 लाख बने रहेंगे, बदलते रहते हैं, कभी वो एटम का हिस्सा बन जाते, कभी कोई दूसरे निकलते। तो ये सिलसिला इसके अंदर चलता रहता है। लेकिन हम इसको इंटरप्रेट अलग तरीके से करते हैं। हम कहते हैं कि जब जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम से टकराता है तो रुक जाता है, फिर से वो रेस्ट से अपनी यात्रा चालू करता है। तो इसका हर एटम से टकराने के बाद फिर रैंडम मोशन करना, फिर टकरा जाना, फिर रैंडम मोशन करना, ये सिलसिला इलेक्ट्रॉन का लगातार चलता रहता है। ये बातें हम लोगों ने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में करी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑनलाइन वाले सब कुछ देख और सुन पा रहे हैं? यस सर। श्रेयांशी बोल पा रही? यस सर। हाँ, वही मैं सुनना चाह रहा था, सुन पा रहे हैं कि नहीं, आई मीन बोल पा रहे हैं, माइक एक सही है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है। हम लोगों ने जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो एक बात बोली है कि अगर कभी बाहर की दुनिया से सर्कस आएगा, सर्कस जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, वो रैंडम घूमते हुए बच्चे, बाहर से अगर सर्कस आता था तो ये रैंडम घूमते हुए बच्चे एक तरफ अलाइन हो जाते थे। देखो जरा, अभी मैं यहां भी एक सर्कस दिखा रहा हूं, आ ही नहीं रहा है। ओके, ये देखो राइट फील्ड आई अचानक से, ये रेड कलर से मैंने क्या दिखाई है, राइट फील्ड। तो राइट फील्ड पॉजिटिव को धक्का कहां देगा, राइट, और निगेटिव को कहां देगा, लेफ्ट। तो देखो जैसी फील्ड आई तो निगेटिव यहां जमा हो गया और पॉजिटिव, हकीकत अलग है। हकीकत में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां भागते हैं तो वो पॉजिटिव को छोड़ के भागते हैं, इसलिए पॉजिटिव यहां प्रोमिनेंट हो जाता है। तो सोचो यार, अगर अचानक से राइट फील्ड आई, पॉजिटिव यहां जमा हो गए, निगेटिव यहां जमा हो गए, तो क्या इन पॉजिटिव निगेटिव की भी तो फील्ड आ गई। तो यहां मैंने दो कलर दिखाए यार, रेड कलर से मैंने दिखाया एक्सटर्नल फील्ड कहां आई है, एक्सटर्नल फील्ड कहां आई है, राइट आई है, और इंटरनल फील्ड कहां आई है, लेफ्ट। मैं ब्लू कलर से बिल्कुल, तो यार एक्सटर्नल फील्ड कहां थी, किसी कारण से आई थी, राइट। ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड। अभी किस कारण से आई थी उस पर बात करेंगे। और ये अंदर ही अंदर फील्ड हमेशा कहां से कहां की तरफ होती है, फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव, फील्ड हमेशा टेस्ट चार्ज से पूछ के बोली जाती है। तो बताओ ये टेस्ट चार्ज क्या बोलेगा कि ये पॉजिटिव लेफ्ट धक्का दे रहा है और ये निगेटिव लेफ्ट बुला रहा है, तो दोनों की वजह से लेफ्ट ही है ना। और एक्सटर्नल फील्ड कहां थी, राइट। तो क्या कंडक्टर में एक खास बात है कि बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि चाहे जो कुछ हो जाए, बच्चे इतने ज्यादा अलाइन हो जाएंगे कि अंदर की फील्ड को वो खत्म करके रहते हैं। हम लोगों ने एक बात हमेशा करी है कि किसी कंडक्टर के अंदर आइसोलेटेड कंडीशन में फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। यानी ले दे के इसके अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। कब तक, अनटिल इट इज एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर से मेरा मतलब है नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, नॉट कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस या किसी सेल से या किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो ये पक्की बात है कि अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। और क्यों जीरो हुई है,
क्योंकि एक्सटर्नल राइट थी, इंटरनल लेफ्ट है, तो उसने एक दूसरे के असर को खत्म कर दिया, है ना। इसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते थे, है ना। इस एक्सटर्नल फील्ड ने पॉजिटिव यहां जमा कर दिए, नेगेटिव यहां जमा कर दिए, तो इसी फील्ड के चक्कर में अंदर ये सब हुआ है। अंदर के चार्ज नहीं चाहते कि बाहर की फील्ड अंदर आए, तो ले दे के यार इस कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या इतनी बात सबको हजम हो रही है? कब? जब तक ये बैटरी से नहीं जुड़ा है। बात क्लियर है? तो क्या होगा जब हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे? सबके पास वर्कबुक है क्या? यार मैंने यहां पर ये रेड कलर से एनोड दिखाया है, जो अभी थोड़ा देर पहले मैं नहीं कह रहा था कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल वाली चीज है, और ग्रीन कलर से क्या दिखाया है? कैथोड। नहीं, क्या जैसे ही हम एनोड कैथोड जोड़ेंगे तो यार पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे तो क्या होगा? यार जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे, यार सच्चाई अलग है, सच्चाई यह है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या बता यार, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होगी थ्रू द वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फ्लुएंस है, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो देखो यार रेड कलर से मैंने दिखाया राइट फील्ड आई, इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़े उसको खत्म करने के लिए, तो क्या खत्म कर पाएंगे? यार क्या ये कंडक्टर अब आइसोलेटेड है? नहीं है। ये नेगेटिव जा रहे थे यहां जमा होने के लिए, मगर पॉजिटिव, ये एक नेवर एंडिंग पॉजिटिव है, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करके अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा और नेगेटिव का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। नो डाउट, जितना नेगेटिव यहां आएगा वो उतने पॉजिटिव को खत्म कर देगा। लेकिन क्या एनोड का पॉजिटिव खत्म होने वाला है क्या? अरे उसका कनेक्शन तो केमिकल से है, तो इसका मतलब ये एनोड अपने पोटेंशियल को मेंटेन रखते हुए इलेक्ट्रॉन पी जाएगा। यार इलेक्ट्रॉन पी जाएगा मतलब चखा जाएगा, कुछ भी कह लो। कुल मिला के यार एनोड पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करता जाएगा, और जितना पॉजिटिव एब्जॉर्ब करने के दौरान कम होगा वो केमिकल मेंटेन कर देगा, क्योंकि यही एनोड का फीचर है। क्या कैथोड से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो अब किसी के दिमाग में हो रहा कि बच्चे खत्म हो जाएंगे? नहीं। तो क्या ये केमिकल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? हम लोगों ने यार अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी, तो मैं कहता था यहां से पॉजिटिव यहां जा रहा है, ऐसे भी सोच लो यार। क्या यहां इलेक्ट्रॉन आने से पॉजिटिव कम हो रहा है तो वो पॉजिटिव केमिकल दे रहा है, और यहां से नेगेटिव कम हो रहा है तो यहां से पॉजिटिव खींच लेता है केमिकल, तो नेगेटिव बढ़ जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू सूझना है तो केमिकल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। नहीं, लेकिन क्योंकि करंट का कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव के फ्लो को दिखाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन भले यार इधर चल रहे हैं लेकिन करंट हम कहां बोलते हैं? बस मेरा यार कहां से? एनोड से कैथोड की तरफ। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या बताओ यार, बैटरी से कनेक्टेड कंडक्टर, बैटरी दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड कंडक्टर के अंदर फील्ड होती है या नहीं होती है? हाँ, इन अ कंडक्टर connected to a battery at both the ends have electric field inside, यानी अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को लगातार मूव कराती रहेगी, और ये एक नेवर एंडिंग करंट चलता रहेगा। यानी अगर कोई पूछे ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला कौन है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे थे उसकी खत्म करने के लिए फील्ड, लेकिन क्या अब खत्म नहीं कर पाएंगे? पहले खत्म क्यों कर दिया था? क्योंकि वहां कलेक्ट हो पा रहे थे, अब इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं अब चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यूअस फ्लो स्टार्ट हो गया है। तो इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट। तो यार ये करंट की क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो यार करंट की ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, और आमतौर पे करंट का एरो हम कहां से कहां बनाते हैं? हाँ, एनोड से कैथोड।
यानी जहां इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके उल्टे, है ना यार। फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात सबको समझ आ रही है? अगर वर्कबुक है तो वर्कबुक में नोट करते चलें, नहीं है तो कॉपी पे नोट करते चलें। ये नीला कलर दिख रहा है यश? यस सर, दिख रहा है। नीले से नाई लिखेगा, नाई क्यों लिखेगा? नाई से याद आया, आज मेरे बाल कर चले जाएं। हाँ भाई, नोट कर लिया यार, जल्दी नोट करो, इलेक्ट्रॉन खत्म होने वाले हैं। उससे क्या होगा? मेरे चेहरे पे अंधेरा हो गया यार बहुत ज्यादा। हाँ भाई, नोट कर लिया जनता ने। एक फ्लैश लाइट और यहाँ पर लगा दी। यहाँ लगवाना है तो चेहरे पे आएगी। तो भी शाइन वाली कोई ले लीजिए, देखो चाइना में बनती है लाइट, वो भी शाइन करेगी। हाँ, नोट कर लिया यार। सोचो अंधेरे में कभी गलती से मैंने ऐसी लाइट डाल दी, किसी ने बहुत उस समझ डंडेबाजी कर दी तो रिंग लाइट लगा था। तो यार इलेक्ट्रिक करंट, ये डायग्राम तुम लोगों ने बना ही लिया यार, है ना। वो चलता हुआ तो नहीं बना पाओगे यार, ठीक है। तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ दिखाया है? लेफ्ट, है ना। लेकिन यार मन में हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसके उल्टा करंट दिखाएंगे, ठीक है। तो जब तक आइसोलेटेड कंडक्टर है, यानी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तब तक फील्ड क्या होगी? जीरो। और कनेक्टेड है तो फील्ड क्या होगी? नॉन जीरो। यानी अभी ये कंडक्टर में फील्ड एग्जिस्ट करेगी और वही फील्ड लगातार इलेक्ट्रॉन को चला रही है। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है ना। तो मैंने यार इलेक्ट्रिक करंट की एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दी है। क्वालिटेटिव मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होता है, लेकिन यार क्वांटिटेटिव मतलब कि वो एक मेजरमेंट क्वांटिटी है। मतलब करंट क्या है कि कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो करंट की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, करंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। क्या लिखा है? ओके, थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। अगर नहीं लिखा है तो क्रॉस सेक्शन लिख ले। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। आई से डिनोट करते हैं। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं यार। अगर ये डेफिनेशन नहीं बढ़िया लग रही है तो हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो यार अगर यूनिट टाइम में कोई आई का करंट फ्लो करा रहा है, कोई कंडक्टर से आई का चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, तो टी टाइम में कितना फ्लो होगा? आई टी। ये तो बनना ही यार। पर के लिए जब जब डेफिनेशन फिजिक्स में आती है तो अगला फॉर्मूला किसका बनता है? मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर पर यूनिट टाइम में आई करंट फ्लो कर रहा है तो टी टाइम में फ्लो कितना होगा? फ्लो इन टी टाइम कितना होगा? फ्लो इन टी टाइम आई टी होगा। लेकिन एक और बात हमने पूरी फिजिक्स के लिए बोली है कभी ना कभी, कि यार Q बराबर आई टी, जैसे मैं कहता हूं यार S बराबर वी टी, या कोई भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लाई तब तक है जब तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स रहता है। अगर मैं कहता हूं हमेशा 2 कूलम पर सेकेंड का करंट फ्लो कर रहा है, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर भी बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, तो अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है मतलब 2 कूलम पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा?
20 कूलम, सीधे मल्टीप्लाई किया आ गया। लेकिन अगर सोचो यार करंट फंक्शन है किसी चीज का, यानी कुछ I बराबर 2t है, मतलब टाइम के साथ साथ करंट बदल रहा है, तो क्या हम फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने लगता है तो मल्टीप्लाई वाला काम फिर किससे करना पड़ता है? इंटीग्रेशन से करना पड़ता है। यानी यार Q बराबर IT भी एक फॉर्मूला है जब तक I कैसा है? कांस्टेंट है। अगर I कांस्टेंट है, फिक्स है, तब तक हम ये लगा सकते हैं, और अगर I टाइम का फंक्शन है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब चार्ज निकलेगा। जो बातें मैंने पहले लिखा दी उनको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट कर लिया भाई? मैंने अभी अभी थोड़ा देर पहले नोट कर लिया भाई लोग? हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर मटेरियल के अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो देखो यार, ये मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन हैं जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, और रैंडम मोशन करते करते कभी कभी वो एटम का हिस्सा बन जाते हैं। तो समझ लो वही इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ गया, एटम का हिस्सा बन गया, मतलब कि अब वो लीनियर मोशन बंद कर दिया, वो अलग तरह का मोशन कर रहा है जिसमें कोई मोशन है नहीं इफेक्टिव। और जैसे ही वो गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल आया, मतलब सोचो वही इलेक्ट्रॉन टकराया और वही दोबारा रेस्ट से निकल आया, बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला तो टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से अपना रैंडम मोशन फिर से शुरू कर दिया, लेकिन रेस्ट से फिर मोशन स्टार्ट किया। तो जब जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराते हैं तो रेस्ट पे आते हैं और फिर नए सिरे से रैंडम मोशन शुरू कर देते हैं। टकराए, गए, फिर निकले, रैंडम मोशन किया, फिर टकराए। तो दो टक्कर के बीच जो टाइम मिलता है आराम करने का, क्योंकि इनको टकराना है बार बार, तो जो टक्कर के बीच में टाइम मिलता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत लॉजिकल नाम है। दो टक्कर के बीच में किसी इलेक्ट्रॉन को जो रिलैक्स करने का टाइम मिलता है वही क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, है ना। एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। अब सबका एक जैसा होता नहीं होगा, तो इतनी भीड़ में से सबका एवरेज निकाल लिया, उसी का नाम क्या रख दिया? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ से डिनोट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? टाउ। इट्स नॉट टाउ, इट्स टाउ। हाँ, एक और नाम है यहां पर मीन फ्री पाथ। ये हम लोग गैसेस में भी करते हैं, लेकिन गैस में एटम्स चलते हैं और यहां इलेक्ट्रॉन चल रहा है, नाम सेम ही है। क्या?
कि दो एटम से टकराने के दौरान वो इन एवरेज कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना पाथ कवर करते हैं, उस एवरेज डिस्टेंस का नाम क्या है? टाइम का नाम रिलैक्सेशन टाइम है और एवरेज डिस्टेंस का नाम क्या है? मीन फ्री पाथ। ये नाम क्लियर है? मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम। अब सोचा यार एक कंडक्टर के अंदर सब कुछ चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते करते किसी एटम से टकरा रहे हैं, फिर निकल के फिर चल रहे हैं, फिर टकरा रहे हैं, फिर चल रहे हैं। तो अगर मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन ने ये कुछ ऐसे दूरी करने में कुछ समय लिया है, टक्कर करते, उठते, गिरते, पड़ते, जैसे भी कर रहे हैं, फिर क्या यहां से यहां ऐसी डिस्टेंस और कवर करना है, दोनों का टाइम एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? यार मैं एक एवरेज बात कर रहा हूं कि सोचो यार तुम एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो और हर तुम क्या है रेस अचीव करते हो, स्पीड अचीव करते हो, फिर तुम्हें रोक दिया जाता है, फिर स्पीड अचीव करते हो, फिर रोक दिया जाता है, हर 10 मीटर में तुम्हें रोक दिया जाता है। तो क्या पहले 100 मीटर में जितना समय लगा होगा अगले 100 मीटर में उतना ही समय लगेगा, उससे कम या उससे ज्यादा? उतना ही लगेगा। और उसका कारण है क्योंकि यार तुम भले एक्सेलरेटेड मोशन करते हो मगर 10 मीटर के लिए करते हो, फिर अगले 10 मीटर वही टाइम लगेगा, फिर अगले 10 मीटर, तो पूरे 100 मीटर में पहले जितना टाइम लगेगा अगले 100 मीटर में वही प्रोसेस तो करने वाले हो। यार इसका मोशन फॉर द टाइम बिंग थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेटेड होता होगा। क्यों? अरे भाई कोई चार्ज पे फोर्स लगता है, फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। तो दो एटम के बीच में उसका मोशन कैसा होता होगा? एक्सेलरेटेड नहीं, लेकिन इफेक्टिवली वो जितनी दूरी करने में जितना समय लेता है, कुछ ऐसी दूरी बड़े लेवल पे अगर बात करेंगे, बहुत एटम के अंदर एटम के बीच के गैप में बात करेंगे तो वो एक्सेलरेटेड नजर आएगा। बट अगर ओवरव्यू बात करें कि 3 मीटर 1 मीटर चलने में पहले कितना समय लिया, अगला 1 मीटर चलने में कितना समय लेगा, तो वो एक जैसा आएगा, वो अलग अलग नहीं आएगा। नहीं, तो उसी एवरेज वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उसी एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। नहीं समझे? एक बात यहां और समझे, ये थोड़ा सा बड़ी अजीब बात है कि यार एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम मोशन करता है और उसके रैंडम मोशन की स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत हाई। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की आ जाती है, भाई ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जैसे हमने यहां पॉजिटिव टर्मिनल और यहां नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन चले, तो वो ऐसा नहीं कि रुक के सारा रैंडम मोशन भूल के चल देते हैं, नहीं, वो अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं लेकिन साथ में थोड़ी थोड़ी स्पीड वो एटम के लॉन्ग डेवलप कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली क्या है कि सिंप्लीफाई करने के लिए उसके उस कंपोनेंट मोशन को ही दिखा देते हैं। यहां मैं दिखा रहा हूं कि ऐसे चल गया, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे तो वो उसका एक्स कंपोनेंट चलता है। ये मोशन तो बड़ा अजीब है, रैंडम मोशन भी कर रहा है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलता भी जा रहा है। बस मेरा रैंडम मोशन करते करते चलता भी जा रहा है। ऐसा कोई पूछे यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने से उसकी नेट स्पीड और जो एक्स के लॉन्ग एक्स्ट्रा स्पीड डेवलप हुई उसमें कितना अंतर आ जाता है, तो मैं कहूंगा ना के बराबर। मतलब अगर वो 100 मीटर पर सेकंड थी तो ये 0.001 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ उसके रिलैक्सेशन टाइम में कोई फर्क पड़ता होगा? ना के बराबर। मतलब ना और ना के बराबर में थोड़ा सा अंतर होता है ना, पड़ता होगा लेकिन उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी गई, इलेक्ट्रॉन चलने भी लगे अलोंग द वायर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चलना इतना स्लो होता है अलोंग द वायर, जो कंपोनेंट डेवलप होता है उनका। अच्छा पहले क्या था? अच्छा कोई तुमसे कहे कि अभी बैटरी नहीं लगाई गई और कोई कंडक्टर लिया है, तो इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड क्या होती होगी अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर? यार अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड 0 होती होगी। कोई इफेक्ट ही नहीं है जो उनको राइट या लेफ्ट ले जा सके, वो रैंडम मोशन करे। अभी कोई पूछे इस कमरे में जितने मॉलिक्यूल हैं उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। एवरेज स्पीड तो कुछ ना कुछ निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल इसी कमरे में चक्कर काट रहे हैं, कभी उधर है कभी दोबारा उधर आएगा घूम फिर के। लेकिन जैसी बैटरी लगा दी गई तो उसके अंदर रैंडम मोशन के अलावा भी एक मोशन एक्स के लॉन्ग डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा वायर के में चल भी रहा है। कभी खत्म नहीं होता, टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। यार इसमें चेहरा खत्म हो रहा है, लाइट में ऑन कर रहा हूं, एडजस्ट करो यार, इसी में देखना है। ठीक,
तो यार इस वायर के लॉन्ग नेट स्पीड कहीं भी हो, लेकिन एक हल्का सा एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी डेवलप हुआ है लेंथ के लॉन्ग, एक्स कंपोनेंट मतलब कि लेंथ के लॉन्ग, तो अलोंग द लेंथ है ना, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, मतलब गेट ड्रिफ्टेड मतलब थोड़ा सा खिसक जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड है ना ऑफ द कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने से पहले वो बिल्कुल नहीं खिसकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद वो थोड़ा थोड़ा खिसक रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खिसक रहे हैं। तुम्हें पता है कभी अफ्रीका और इंडिया एक ही कॉन्टिनेंट था, वो कुछ सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से खिसका तो 4-5 करोड़ साल में वो करोड़ों सेंटीमीटर खिसक गया नहीं। तो ये यहां भी कुछ ऐसी ही बात है कि इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं, लेकिन पता है खिसकते बहुत स्लो हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि वो थोड़ा सी भी मास में खिसकते हैं तो एक बड़ा अंतर ला देते हैं। यार संख्या का असर है यहां पे, इतनी भारी मात्रा में इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो थोड़ा भी खिसकेंगे तो करंट अच्छा खासा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? तो ड्रिफ्ट स्पीड वायर के लॉन्ग जो ड्रिफ्टिंग स्पीड डेवलप हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसी स्पीड का नाम है। क्या ये तीनों टर्म क्लियर है? फील्ड आई है तो रेंडम मोशन करते करते खिसकेंगे। हाँ भाई ऑनलाइन वालों सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। यस सर। मैंने कहा यार कि थोड़ी सी स्पीड डेवलप हुई, अगर ये थोड़ी भी ना डेवलप होती तो करंट फ्लो होता क्या? भाई थोड़ी सी डेवलप हुई है तभी तो करंट आया है, तो इसका मतलब करंट और उसकी ड्रिफ्ट स्पीड में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो वही रिलेशन हम लोग समझने वाले हैं। सोचा यार एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर ये छोटे छोटे जो डॉट नजर आ रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। हर कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है वो कंडक्टर की टेम्परेचर कंडीशन और कंडक्टर कौन सा है इस पे डिपेंड करता है। यानी कॉपर का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है, चांदी का अलग होता है, सोने का अलग होता है। क्या? एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तुम्हें पता है इन सब में सबसे ज्यादा कंडक्टिंग कौन सा है? सिल्वर। यानी चांदी के वायर आइडियली सबसे बढ़िया रहेंगे, बट चांदी महंगी है तो हम किसका बनाते हैं? कॉपर का बनाते हैं। तो एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है और टेम्परेचर पे थोड़ी बहुत बदलता है, टेम्परेचर कंडीशन पे थोड़ा बहुत बदलता है। तो मैंने कहा यार इसके अंदर एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है और ये कोई एल लेंथ ए के क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कंडक्टर है, तो बता सकते हैं इस समय इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? इस समय जो दिख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिखेंगे? आई मीन दिखेंगे तो नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं ये जो तुम्हें एल लेंथ नजर आ रही है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? एन अगर पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन है तो एल लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यार एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर कोई तुमसे पूछे यार इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वक्त कितने होंगे, तो उसका जवाब होगा एन इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना? एरिया इंटू। यार पर वाली डेफिनेशन जब आती है तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जरूर बनता है। इतने इलेक्ट्रॉन इस समय मौजूद हैं। अब मैं कह रहा हूं ये सारे इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहे हैं? ये सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से चल रहे हैं नहीं। तो मैं कहूं यार इसमें जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे एल लेंथ पार करेंगे नहीं। मैं कहूंगा आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जब एल लेंथ पार कर लेगा तो जितने तुम्हें नजर आ रहे हैं वो सारे बैटरी में एब्जॉर्ब हो चुके होंगे। ये लॉजिक समझ रहे हैं? क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन जब इस बैटरी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे तब तक इसमें दिखने वाले सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो चुके होंगे? तो वो दिखने वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वो समय जितनी देर में ये ऑब्जर्व हो पाएंगे, ये दो चीजें सोच सकते हैं। इस समय जो चार्ज नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, उनका चार्ज कितना है और कितने समय में ये
पास होने वाले हैं, चार्ज नहीं कर सकते तो यार चार्ज हो जाएगा n इंटू ई। यार आज की क्लास की शुरुआत मैंने यहीं से करी है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने, तो फिर इतना चार्ज है, कितना NaL, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, इतना चार्ज है। ये चार्ज कितने समय में फ्लो कर जाने वाले हैं, समय बराबर होता है यार, ये यूनिफॉर्म मोशन मान के चल रहे हैं हम लोग, ड्रिफ्ट स्पीड को क्या मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म। तो L दूरी चलना है और किस स्पीड से, ड्रिफ्ट, तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतने टाइम में ये सारे इलेक्ट्रॉन L लेंथ पार करने वाले हैं। अब बता, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, Q अपॉन कितना टाइम लगा है, तो Q कितना है NaL इंटू ई डिवाइड बाई L अपॉन Vd। तो यार L से L कट जाएगा, Vd सबसे ऊपर आएगा, I इक्वल टू NeAVd। ये फॉर्मूला यार रटना भी है, और अगर थोड़े से एक्सप्लेनेशन पता है तो कभी कोई टाइम ही पूछ ले तो तुम बता सकते हो, नोट कर लो। कॉपी वाले लोग भी है ना, क्योंकि यार ये हम एक सर्टेन घटना के लिए समय निकाल रहे हैं। ये घटना तो अनलिमिटेड समय चलेगी, टी लिख दो, टी दो, उसमें भी कोई बुराई नहीं, बट एक इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने डेल्टा टी लिखा है। एक ही बात है यार, जब मैं Q बाय टी फॉर्मूला लिखता हूं तो वो भी यही होता है। स्मॉल n इंटू टी, ये तो कैपिटल N भी हो जाएगा ना, कैट किया Q इक्वल टू N ही लिखा और कैपिटल N के लिए हमने NaL लिखा, उधर N भी को हम लोग कैपिटल N कर देंगे। हाँ हाँ, कैपिटल N का मतलब एन बी, हाँ, कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यार इसीलिए मैंने कूलॉम्स लॉ के समय से इसको कैपिटल लिखना शुरू कर दिया था, वरना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वहां पर कुछ राइटर स्मॉल n लिख देते हैं, फिर यहां भी स्मॉल n लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और कूलॉम्स लॉ वाले टॉपिक में स्मॉल n क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए मैंने उसका नाम क्या रखा था, कैपिटल N, इसीलिए थोड़ा आगे तक का ध्यान में रख के। नोट कर लिया है, इतनी बात हजम हो गई है, तबीयत सही हो गई तुम्हारी पूरी तरह से। कुछ खाया पिया करो, उससे तबीयत दूर रहती है, मतलब जम के खाया पिया करो। तुम भी कौन सा खाए पिए लग रहे हो यार, सब तो पचा रखा है, मैं ही तरह यार। आया तो था, लेकिन मैंने कहा यार गलत हो जाएगा, ऑनलाइन हो, सही नहीं। हाँ भाई, नोट कर लिया है। मतलब ये वो है, मतलब कि स्लिम रखो तो ठीक रहता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा खाओ पियो तो बहुत, भाई हमें पता नहीं कि हमारी चीज, हमारी बॉडी को किस तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो इतना खा लो कि हर तरह की जरूरत पूरी हो जाए। नहीं, अब लोग कहते हैं कि ये करना है तो इसके लिए ये इतने अमाउंट होना चाहिए, इतना अमाउंट, अरे अमाउंट से ज्यादा खा लो तो सब अपना पूरा हो जाएगा। इसलिए अब यह है कि हॉस्टल वाला खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो इसलिए खाओ, क्योंकि यार पैसा तो उन्होंने पूरा ले ही रखा है, मोटा हो गया तो वसूलना पड़ेगा यार खा के, कोई ना कोई बहाना लो। और जो लोग यार पहले से खाए पिए हैं उनके लिए नहीं है ये। हाँ, वरना कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमको क्या सलाह दे रहे हैं, हम तो यही कर ही रहे हैं जहां मिलता है मौका। नोट कर लिया भाई।
मैंने यार यहां पे एक कंडक्टर बनाया है, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा दिखाया जाता है, बट अब हम करंट का ही सोचेंगे, मन में ख्याल लाएंगे कि पॉजिटिव मूव कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि लोग बहुत बाद में जाने कि करंट मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और उन्होंने कन्वेंशन कुछ और ही बना रखा था, तो शायद ये मैच नहीं कराया गया, यही कन्वेंशन है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है 10 कूलम पर सेकेंड, तो बता इस छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया से 10 कूलम पर सेकेंड पास करना पड़ेगा। अगर यहां से 10 और यहां से 5 फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 5 कूलम हर सेकेंड एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या कोई कंडक्टर अपने अंदर के चार्ज कैरियर्स को घटा या बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। हर कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम रखेगा, ना उससे कम कर सकता है ना उससे ज्यादा, वो उसकी अपनी बैलेंसिंग बनी हुई है। तो अगर एक एंड से ज्यादा है और एक एंड से कम निकले, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ या घट रहे हैं, तो ये संभव। इसका मतलब कि किसी क्रॉस सेक्शन से पास करने वाला करंट हमेशा एक जैसा होता है, जितना बड़े वाले से निकलेगा उतना छोटे वाले से निकलेगा नहीं। तो यार करंट सेम है, बट एक टर्म कुछ फीलिंग्स ऐसी नहीं आ रही कि कुछ तो अलग है। तो मैं कहूंगा यार यहां का अगर कोई यूनिट एरिया ले और यहां का उतना ही बड़ा यूनिट एरिया ले, क्या यहां के यूनिट एरिया से फ्लो करने वाला करंट और यहां के यूनिट एरिया वाले से फ्लो करने वाला करंट अलग अलग होगा कि नहीं? तो ऐसी एक फीलिंग हमारे मन में जरूर आ रही होगी, और उसी फीलिंग का नाम क्या है? करंट डेंसिटी, है ना। करंट डेंसिटी हम लोग जे से डिफाइन करते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यानी यार किसी क्रॉस सेक्शन, जब मैं क्रॉस सेक्शन कहता हूं तो वायर को परपेंडिकुलर कट करना होता है, तो किसी क्रॉस सेक्शन के उसके यूनिट एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। क्या है? इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है। स्मार्ट बटन ना होता तो शायद ऐसे लिखा लिखाया नहीं मिलता तुम लोगों को, उस पर लिखना पड़ता, प्रोजेक्टर पे थोड़ा गंदा दिखता। फिर अभी ऐसा ना कि तुम लोग ये सोचो कि लगा प्रोजेक्टर ही है, जिसको शाइनिंग और ये सब दिक्कतें आ रही हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपने बैक फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाए कि देखो प्रोजेक्टर लगा होता तो कितना गंदा दिखता, उससे तो अच्छा ही है ना। तो अब ये सब ना बताओ कि यहाँ से चमक आ रही, वहाँ से बल्ब दिख रहा है, यहाँ से मेरी इमेज दिख रही है, दिखेगी भाई। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब बातें मत करो यार। और क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, एमिशन, ठंडा हो गया है, जाओ उधर बैठो, टीवी के बगल में, टीवी के बोर्ड के बगल में। ज्यादा ठंडा हो गया क्या? 24 पे लगा भाई। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, तो यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो सोचो यार अगर मुझे जे पता है कहीं का, क्या पता है? जे। क्या जे बात समझ में आई तुम लोग? हाँ, जे बात हमको जे पता है, यानी यूनिट एरिया पे फ्लो करने वाला करंट पता है। ये औरई साइड बोलते हैं, जे बात हुई ना, औरैया। हाँ, तो अगर यूनिट एरिया पे जे फ्लो कर रहा है तो बताओ इसके ए एरिया में कितना फ्लो करेगा? ए इंटू जे। तो यार जे क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर का एरिया हमने लिया है तो जे है। तो बताओ पूरे ए एरिया में कितना है ना। लेकिन यहां पे हमें एक क्रॉस लिखना पड़ेगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, तभी हम आई बराबर क्या लिख सकते हैं? जे इंटू ए क्रॉस लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हम जे ले लें पर यूनिट क्रॉस सेक्शन का एरिया, और एरिया ये टेढ़ा वाला मल्टीप्लाई कर दे तो सही आंसर आएगा? नहीं ना, क्योंकि जे पर यूनिट
क्रॉस सेक्शन एरिया का करंट होता है, तो एरिया भी कौन सा लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बात बहुत ध्यान से समझना है कि डेफिनेशन में यहां क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो मल्टीप्लाई के लिए भी क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा। लेकिन किसी ने जिद कर दी हम वो देंगे ही नहीं, तो तुम कैसे ले लोगे? किसी ने कहा हम ये टेढ़ा वाला एरिया देंगे, ये वाला, तो ये अगर हम ये एरिया मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट सही आएगा या सही से ज्यादा या सही से कम? सही से ज्यादा आएगा, नहीं? तो ये मल्टीप्लाई करना गलत है। हम क्या कर रहे हैं कि यहां एरिया वेक्टर का एक एरो बना रहे हैं। अभी एरो और करंट फ्लो या करंट डेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। मैं बता दूं यार, करंट एक डायरेक्शन जरूर रखता है, बट वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो रिजल्टेंट रूल को फॉलो, लेकिन करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यार करंट जहां फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, उस जगह पर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी करंट के अलोंग होगा। यहां भी करंट डेंसिटी का डायरेक्शन जे वेक्टर इधर है, वो तो वायर के अलोंग ही होगा यार। जे वेक्टर हमेशा कहां के अलोंग होगा? वायर अगर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घूम जाएगा तो जहां जहां जैसे जैसे घूमा होगा हमारा जे वेक्टर भी, भाई करंट भी तो घूमता ही है, तो इसका मतलब जे वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किसके अलोंग होता है? जे वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किसके अलोंग होगा? वायर के अलोंग होगा। वायर घूमेगा तो जे वेक्टर भी घूमेगा। तो फिलहाल हमारा जे वेक्टर इधर है, लेकिन एरिया इन्होंने कहां ले लिया है? किसी थीटा के एंगल पे, नहीं? तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए ए क्रॉस सेक्शन चाहिए था, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। हमें इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए? ये वाला, तो वो आएगा ए कॉस थीटा। क्या आएगा? ए कॉस थीटा। इसका कॉस कंपोनेंट क्या आएगा? यानी यार करंट अगर हमें जे की मदद से लाना है तो फॉर्मूला बनना चाहिए जे ए कॉस थीटा। ये ज्यादा लॉजिकल है। क्यों? अगर तुम ऐसा एरिया वेक्टर लेते हो तो बताओ जे और ए के बीच में कितना एंगल है? 0, तो वो कॉस 0 कर दोगे तो जे ए आ जाएगा। लेकिन कल को यार तुम ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हो, ऐसा सोचो तुम यार ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हो, तो जे वेक्टर राइट है, एरिया वेक्टर ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो कोई पूछे इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास कर रहा है? 0 पास कर रहा है। क्या अभी जस्टिफाइड डेफिनेशन ये बनी है? ये ज्यादा जस्टिफाइड है। अब यहां क्या हमें ए की जगह क्रॉस लिखने की जरूरत, अब क्रॉस सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं। अब तुम कोई भी एरिया ले सकते हो और ये फॉर्मूला लगा सकते हो, I इक्वल टू जे कॉस थीटा। ये इसकी बेटर डेफिनेशन है। तो यार फिजिक्स में हमने फैसला किया है, अभी पिछली क्लास में जो लोग डॉट पढ़ रहे थे, मैंने ये बोला था कि जब जब फिजिक्स में ऐसा कुछ आएगा ए बी कॉस थीटा टाइप, तो उसको और कैसे डिफाइंड किया जा सकता है? क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, और वैसे भी करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको स्केलर प्रोडक्ट से डिफाइन करना बहुत लॉजिकल है। तो यार अब ये नया फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं इसको डॉट में लिखता हूं तो क्या नया फॉर्मूला आ गया? नहीं, ये तो मैथमेटिकल मुद्दा है कि भाई किसी चीज को जे कॉस थीटा लिख रहे हो तो जे डॉट ए भी लिख सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? यानी यार इसी जे कॉस थीटा को और कैसे लिखा जा सकता है? जे डॉट ए। क्या जे बात समझ आई? जे बात में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, जे बात क्लियर है यार? करंट डेंसिटी वाली बात क्लियर है? जे ए कॉस थीटा। एक और बात हम लोगों ने फिजिक्स में कई बार करी, हर चीज जो मल्टीप्लाई में है वो और किस में हो सकती है? यार ये जो है ना, अब मैं जो लिख रहा हूं ये कभी काम नहीं आएंगे। ये अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो बस फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, काम ये आ सकता है। और जो बाकी मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूं ये केवल वो काम करेंगे जो हाथी के दांत करते हैं, बाहर वाले, है ना? तो ये खाने के हैं और ये सब दिखाने के। फिर भी अगर कोई दो वेक्टर दे दे, क्या डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता क्या तुम्हें? नहीं। क्या छोटा मोटा इंटीग्रेशन करना पड़े तो नहीं आता है ना? ये मोस्ट जनरल डेफिनेशन है। क्या मोस्ट जनरल डेफिनेशन समझ में आ गई है?
तो अभी हम लोग ई बात कर रहे थे, यानी आई वाली बात, ई मतलब आई, और अब हम जे बात कर रहे हैं। दोनों बातें समझ में आ गई, ई बात जे बात, ठीक। आगे बढ़े यार, अब ओ बात करते हैं। ओ से ओम्स लॉ। हाँ नहीं, आज बस थ्योरी है, बस आज। अभी से इसके बाद फिर मैथ्स शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके बाद क्या बात कर रहे हो यार, तुमने वो नहीं पढ़ा अभी जो मैंने, चलो सब कराया जाएगा, इत्मीनान रखें। तो यार हम लोग बात कर रहे थे ओ बात, ओम्स लॉ। तो ओम ने जिस जमाने में ये अपना नियम दिया था, उस जमाने में उसने अपना एक रजिस्टिव वायर लिया था। जब मैं रजिस्टिव वायर कहता हूं तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक वायर जो कि इस बगल वाले वायर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है, वरना वायर तो उसके बगल में भी है। तो हम इसी सेक्शन को रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, है ना? कुछ ऐसी बात है कि एक बड़ा सा हाईवे, फिर उधर भी हाईवे है और बीच में पुल का निर्माण चल रहा है, नहीं तो ट्रैफिक कितना चलेगा ये कौन तय करेगा? हाईवे या वो पुल में जो रुकावट है वो? तो यार ट्रैफिक कितना चलेगा इसकी जो लिमिट है ये वो रुकावट वाला रास्ता तय करेगा। वहां से जितने व्हीकल पास करेंगे पर यूनिट टाइम उतने ही आगे जा पाएंगे। इसमें कहां कुछ ऐसी बात है? तो इसलिए ये बगल में जो वायर है ये हाईवे है, यानी यहां अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, कितना भी मूव कर सकते हैं, उनके फ्लो में भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन बीच में एक छोटा सा कंडक्टर है जो रुकावट भरा है, मतलब उसमें इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और ना इतना चल सकते हैं। तो करंट का फ्लो कौन तय करेगा? ये वाला कंडक्टर या बगल वाला? तो बगल वाले को अपने मन से सुपर कंडक्टर मानना है, यानी बैटरी से लेके किसी डिवाइस तक के वायर को हम सुपर कंडक्टर मानेंगे, और जिस डिवाइस को हमें चलाना है वो बल्ब हो, फैन हो या कुछ भी हो, उसको क्या बोलेंगे? लोड या रेजिस्टेंस। तो ऐसे किसी रेजिस्टेंस के लिए ओम ने क्या बताया? ओम ने बताया कि जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज स्ट्रॉन्ग करते हैं वैसे वैसे सर्किट में जो फ्लो करने वाला करंट वो बढ़ता जाता है। यानी क्या बताया? V इज प्रोपोर्शनल टू I। उसने यार एक वायर लेके ये डिस्कशन किया था जो कम कंडक्टिंग था, कम कंडक्टिंग वायर। तो इक्वालिटी लाने के लिए एक टर्म आया है जो उस रुकावट वाले वायर के, उस रुकावट वाले सेक्शन को की प्रॉपर्टी है, जिसका नाम हमने क्या रखा है? रेजिस्टेंस। और ये नाम बड़ा लॉजिकल है, अगर हम इसका लॉजिक समझना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दें, है ना यार? इसके नाम की फीलिंग यहां से आती है। टू गेट सम करंट, कोई सेट करंट पाने के लिए हमें अगर ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ रहा है, मतलब रुकावट ज्यादा है, यानी जितना टू गेट द सेम करंट, करंट फिक्स है तो जितना ज्यादा वोल्टेज उस करंट को पाने के लिए हमें किसी वायर में लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसमें रुकावट उतनी ही। अलग अलग तरह के वायर बदल बदल के देखे गए, है ना? किसी में कम वोल्टेज जरूरत पड़ रही थी, मतलब उसकी रुकावट कम है। आर मतलब रुकावट, आर से रुकावट, आर से रेजिस्टेंस, ठीक है? तो आर इसी बात को डिनोट कर रहा है ना? तो यार ये आर किसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए? बैटरी की, या बगल में जो सुपर कंडक्टर है उसकी, या वो जो रुकावट वाला वायर है उसकी प्रॉपर्टी है? नहीं, तो ये किन पे डिपेंड करता है? तो यार उसने चेक किया कि ये रुकावट वाला वायर थोड़ा लंबा कर दिया जाए, नहीं, यानी ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन एल। देखा गया लंबाई बढ़ा दो तो रुकावट बढ़ जाएगी, यानी ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, यानी चौड़ा एरिया ले लो तो रुकावट कम हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही यार कि चौड़ा हाईवे होगा तो रुकावट कम होगी। तो एरिया बढ़ाना थोड़ा फेवरेबल है, एरिया बढ़ाना फेवरेबल है, लेंथ बढ़ाना अनफेवरेबल है, रुकावट, है ना। एरिया अगर कम रहेगा तो रुकावट ज्यादा होगी, रुकावट यानी रेजिस्टेंस। क्या इतनी बातें अभी अभी थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ रही हैं? उसने ओवरव्यू बात करी है ये। तो ओम्स लॉ का ये मैक्रोस्कोपिक लॉ है, मैंने इसका मैक्रोस्कोपिक लॉ दिया है। मैक्रोस्कोपिक मतलब ऊपर ही ऊपर ये डिस्कशन है। अभी यार इसका एक और लॉ का एक और डिफाइन करने का एक और तरीका है, माइक्रोस्कोपिक। तो यार ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि हम इस कंडक्टर के अंदर जाके बैठ गए, ये जो जिसको मैं रुकावट वाला रेजिस्टेंस यहां जाके बैठ गए, और मैं यहां पर बहुत पूरा कंडक्टर देख ही नहीं पा रहा हूं, सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप मतलब मैंने कि एकदम कोरोना वायरस जैसा छोटा सा रूप रख के और यहां अंदर जाके बैठ गया, और मैं अब यहां पे करंट को एनालाइज करने की स्थिति में नहीं था। क्यों? मुझे पूरा वायर दिख ही नहीं रहा था। मुझे क्या दिख रहा था? मैं जितने दायरे को मेजर कर सकता था बस मैं एक यूनिट एरिया बना लिया था, बस वहीं के करंट को देख रहा था। मतलब मैं किसको देख रहा हूं? करंट या करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी। यानी अब मैं करंट को नहीं इवेल्युएट कर रहा हूं बल्कि किसको इवेल्युएट कर रहा हूं? करंट डेंसिटी। मैं यार माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में यहां एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे कुछ और पता ही नहीं था कि बाहर बैटरी लगी है, क्या लगा है क्या लगा है। मुझे भैया पता था कि ये कंडक्टर है, मैं कंडक्टर के अंदर घुसा हूं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है वैसे ही करंट डेंसिटी भी, यानी यार उस लेवल पे ना मुझे वोल्टेज दिख रहा है, ना लेंथ दिख रहा है, ना एरिया दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बस एक चीज दिख रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है जी, नहीं। तो यार उसी फैशन में हम एक कांस्टेंट फिर से लाएंगे, तो E बराबर क्या होगा? रोजे। जैसे V बराबर RI होता था वैसे E बराबर रोजे है। लेकिन मैंने R कहा था कि R किस पे डिपेंड करता है? R साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है, लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है। क्या लगता है रो इस बात पे डिपेंड करता होगा? हाँ यार हम उस लेवल पे बैठे ही नहीं है, तो रो का लेना देना केवल मटेरियल पे है, नॉट ऑन साइज एंड शेप। ये साइज और शेप पे डिपेंड, यानी यार ये भी रुकावट जैसी ही चीज है बट ये चीज आर नहीं है, ये भी रुकावट जैसी चीज है। इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। लेकिन ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए कि रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर हम कॉपर के अंदर बैठ के यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अलग बिहेवियर है ना, चांदी के अंदर बैठ के कर रहे हैं तो अलग बिहेवियर है। सेम मटेरियल में ये बिहेवियर एक जैसा रहता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? रो को हमने रजिस्टिविटी बोला है। तो यार ई बराबर रोजे, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है, और वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है। दोनों ही ओम्स लॉ के डिफरेंट वर्जन है ना, और दोनों ही सही हैं। हाँ ओके, देखो यार हमने एक नाम रेजिस्टेंस डिफाइन किया है, वो भी रुकावट डिनोट कर रहा है, और एक रेजिस्टिविटी वो भी। इनके उल्टे, इनके इनवर्स को हम लोग इनवर्स नाम देते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा का नाम क्या है? और रेजिस्टिविटी के उल्टा का नाम क्या है? कंडक्टिविटी। और ये लॉजिकल भी है, रुकावट ज्यादा मतलब कंडक्टिविटी कम, है ना, या कंडक्टेंस कम। लेकिन अभी कोई कहता है यार कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम चीजें हैं क्या? नहीं, कंडक्टेंस साइज शेप पे डिपेंड और कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी का इनवर्स है और वो रेजिस्टेंस का इनवर्स है। इतनी बात हजम कर ले।
लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा। हाँ, क्योंकि हाँ, डायरेक्टली रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा। तो मैं रेजिस्टेंस के बारे में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना रेजिस्टेंस से। हम रेजिस्टेंस के बारे में सोचें और कंडक्टेंस में उल्टा कर दें। तो लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस, बढ़ेगा तो कंडक्टेंस, बढ़ेगा। वो तो इन्वर्स है। एरिया बढ़ने पे डायरेक्ट बढ़ेगा। फॉर्मूला रेजिस्टेंस में दिया है, उसी में याद रखना। कंडक्टेंस उल्टी प्रॉपर्टी के नाम बाद में रखे गए हैं। मैंने कहा यार ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है, तो हम चाहें तो उस ओम्स लॉ को इसकी मदद से शो कर सकते हैं। कैसे? सोचो यार, ये एल लेंथ का वायर है और इसमें ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताओ ये जो वोल्टेज डिफरेंस है उसका ई से क्या लेना देना है? तुमने V बराबर ई इंटू डी पढ़ा है, तो ये आएगा ई इंटू एल, ई इंटू एल। बात क्लियर है? अच्छा, किसी के मन में ये ख्याल उठता है, पता नहीं उठा है तो मैं जवाब दे देता हूं, नहीं उठा है तो ऐसे भी लोग निकाल ही देते हैं। अच्छा बताओ, मैंने इसी की लेंथ ली है, बगल वाले सुपर कंडक्टर की लेंथ क्यों नहीं ली है? क्योंकि वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। पता है क्यों? सोचो यार, यहां से हाई ट्रैफिक जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहां बहुत सारा पॉजिटिव जमा हो जाएगा जाम वाला, क्योंकि यहां से रुकावट है। और ये निगेटिव से है तो यहां बहुत सारा निगेटिव, और ये जो जमा हो रहा है ना वो फर्दर पॉजिटिव चार्ज को मूव करने से रोक लेगा, यानी वहां फील्ड के असर को खत्म कर देगा। ये वही फीलिंग है यार, जैसे मैं कह रहा था कि अगर उधर से कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है तो फील्ड खत्म हो जाती है कि नहीं? तो सुपर कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होगी, यानी बगल में जो रिलेटिवली कंडक्टिंग है, रिलेटिवली कंडक्टिंग है, भले वो सुपर कंडक्टर हो या ना हो, वहां की फील्ड क्या होगी? जीरो। इसलिए वोल्टेज डिफरेंस किसके बराबर होगा? ये इस कंडक्टर से डिनोट होगा, ये जो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है। क्या ये पढ़ा है यार? बी बराबर ई इंटू डी, कभी सुना है? तो मैं यार ई की जगह लिखने वाला हूं, ई की जगह लिखने वाला हूं V बाई एल। लिख दूं यार ई की जगह क्या? V बाई एल। जे को तुमने क्या पढ़ा है? I बाई ए, तो V बराबर आएगा रो एल बाई ए इंटू आई। नहीं? क्या ये ओम्स लॉ का पुराना लुक है? तो ये चीज फिर इसका मतलब क्या है? R, तो R बराबर कितना आ गया? रो एल बाई ए, जिसमें रो फिक्स चीज है, एल और ए बदलोगे तो R पे फर्क पड़ेगा। कुछ लोग यार इसका फॉर्मूला ऐसे भी सोच सकते हैं, सर रो बराबर आर ए बाई एल क्यों नहीं लिखा? यार क्या रो बदलने वाली चीज है? क्या रो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है? यार फॉर्मूला देख के कोई नहीं तय कर सकता। कोई कहे कि सर फॉर्मूले में तो रो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ऐसे तो यार हर कांस्टेंट किसी के प्रोपोर्शनल आ ही जाएगा। ये तो जानकारी है हमें कि रो मटेरियल पे डिपेंड, रो केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको ऐसे लिखना सही नहीं है, ऐसे लिखना सही है, क्योंकि रो फिक्स है, लेंथ और एरिया बदलेगा तो आर पे फर्क पड़ेगा, रो पे फर्क थोड़ी पड़ता है लेंथ एरिया का। बात समझ रहे हैं? तो आर को ऐसे लिखना लॉजिकल है, रो का फॉर्मूला लिखना लॉजिकल नहीं है। हालांकि लिख दे तो कोई गलत नहीं है, बट कोई कल को ये लिखने के बाद फिर कहने लगे कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले ही रोक दो यार, है कि नहीं? नोटो। काउंट नहीं किया यार, ग्रेविटेशन से पहले 10 से कम तो नहीं थे, 10 तो लगे हुए। हाँ 10 तो लगे होंगे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, पोटेंशियल सब मिला के। पोटेंशियल होते होते, एनर्जी होते होते मुझे लगता है 10 से, हाँ 10 या 10 से कम ही होंगे। क्यों? क्या 18 लेक्चर लगे हैं, पढ़ाते हैं भाई? तो ज्यादा पढ़ रहे हैं, उसका मतलब वो गुड। वो पढ़ाने वाले का नाम कहीं वो तो नहीं है, कौन सा संजीव तो नहीं है पढ़ाने वाले का नाम? क्योंकि उनका
उसमें ये भी तो होता है ना, आपकी 2 घंटे क्लास होती है, उसमें क्लास की अरे 1.5 घंटे क्लास होती है, उसमें भी 10 मिनट कभी लेट आते हैं, अटेंडेंस लेना और फिर नहीं ये सब कुछ नहीं सर। ठीक क्वेश्चन वहीं पर लगवाने लगते पूरा हैं। हम तो उन्होंने लगभग पूरी जो है अपने टीचर्स में से चेंज ही कर दिया। ठीक है, लेकिन कम नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, बस इतना याद रखो। जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब सब सही जा रहा है। भाई बहुत ज़्यादा खींचने से पता चले कि हम लोग उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं इतने डायल्यूटेड तरीके से, तो फायदा क्या है? हाँ भाई, तो ऐसे इतने फॉर्मूलाज और स्टार्ट करो। हाँ तो यार ये R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तब का फॉर्मूला दिया हुआ है जब लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारी बातें नहीं जानते थे। R इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी वहीं से ये फॉर्मूला बना लिया गया था। अब मैं कह रहा हूं कि अब लोग ओम्स लॉ का, पहले उस समय लॉ था, कोई नहीं जानता था इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या, और अब ओम्स लॉ को भी एक्सप्लेन करने का तरीका है। तो ओम्स लॉ का प्रूफ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि लॉ के कभी प्रूफ हुआ नहीं करते हैं, बट अब है। जिस जमाने में ये बोला गया था तब लॉ था, है ना, लेकिन अब ये लॉ नहीं है, अब ये थ्योरम हो गई। बिल्कुल सही बात, थ्योरम वो है जिसका एक्सप्लेनेशन होता है। हाँ, प्रूफ मैंने कराया क्या है यहाँ, प्रूफ कराया, लॉ का कोई प्रूफ होता है क्या? अच्छा आगे वाला, आगे वाला प्रूफ पता नहीं आ सकता है। ठीक है, ये ओम्स लॉ है और ओम्स लॉ का प्रूफ हम देखेंगे। मैंने नीचे लिखा है ओमिक और नॉन ओमिक। तो यार अगर वी आई के प्रोपोर्शनल है तो वी आई, क्या वी वाई एक्सिस में है और आई एक्स एक्सिस में, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, ऐसा रिलेशन है, तो मतलब ग्राफ एक लाइन ग्राफ बनेगा। y इक्वल टू एम एक्स में लाइन ग्राफ बनता है कि नहीं? और अगर यही कर्व हो जाए तो ये ओम लॉ को फिर फॉलो, तो जो ओम लॉ को फॉलो करें, यानी जिन कंडक्टर में वी आई ग्राफ ऐसा लाइन बने वो कैसे हैं? ओमिक हैं। और जिसमें ओम लॉ फॉलो ना हो वो क्या है? नॉन ओमिक है। तो यार ओमिक लॉ, ओमिक सर्किट वो होते हैं जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं। तो यार नीचे ओमिक लिखा है, उसका मतलब लिख दें, ओमिक सर्किट का मतलब है फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, और फिर नॉन ओमिक का मतलब क्या हो गया यार, समझ जाओ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक है, जो ना फॉलो करे वो क्या है? नॉन ओमिक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, ये ओम का सिंबल है यार। ठीक है, तो साइंटिस्ट के नाम पे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम दी गई है। ये यार ओम्स लॉ का प्रूफ है जो पीछे चला गया, और ये उसका रिजल्ट है। हाँ, और क्या करोगे? R इक्वल टू एम एल अपॉन, यार वो 2 हटा दें, एनसीईआरटी में 2 नहीं दिया है, वो अलग तरीके से प्रूव किया है, तो 2 हटा दें यार, एनसीईआरटी में 2 नहीं दिया है। ठीक है, मतलब जो एनसीईआरटी में दिया है वही करना है, एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। नहीं, उसमें एक्चुअली थोड़ा सा अलग लॉजिक है। सर ये रिलैक्सेशन टाइम है टाउ।
टाउ टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, बिल्कुल। तो यार यहां पे आर रेजिस्टेंस है, सबको पता है। मैं यार एल और एरिया को बचा के बाकी चीज इसको क्या बोलूंगा? सीधी सी बात है, अभी थोड़ा देर पहले हमने आर इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़ा है कि नहीं? तो इसका मतलब एल और ए के बगल में जो लिखा है वही क्या है? रो है। नहीं, अब तुम जो रो के फॉर्मूले में जरा देखो, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। बदल सकता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेंगे? मटेरियल पे डिपेंड करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो ये एन मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। और टाउ भी किसकी प्रॉपर्टी है? हाँ, टाउ भी किसकी प्रॉपर्टी है? रिलैक्सेशन टाइम मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यानी हर दो टक्कर के बीच में किसी इलेक्ट्रॉन को कितना समय मिलता है, तो वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और ये दोनों चीजें टाउ और एन, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेम्परेचर से भी अफेक्ट होती हैं, टेम्परेचर से भी बदलती हैं। क्या एम और ई बदल सकता है टेम्परेचर से? और इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये तो हमेशा फिक्स रहता है। तो इसका मतलब यार रो के फॉर्मूले में जितनी भी चीजें आई हैं वो सारी चीजें या तो फिक्स हैं या तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं। इसका मतलब रो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। बात सुन रहा है? लेकिन आर के फॉर्मूले में वो तो है ही है, रो तो है ही है। आर के फॉर्मूले में रो के अलावा और क्या है? एल बाई ए। इसका मतलब आर लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है। अभी यार ये पूरी बात क्लियर कर लें। हाँ, मटेरियल पे भी करता है, शेप एंड साइज में भी करता है, बिल्कुल। आर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल कलर करता है वो डिपेंड, मतलब एन पे भी करेगा, टी पे भी, टाउ पे भी करेगा। हाँ, रेजिस्टेंस जो है हम्म, मटेरियल पे डिपेंड करता है, हम्म। तो एम एन पे भी करेगा तो डिपेंड, क्योंकि एन तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मैं आर ना, हाँ हाँ, आर उन सब चीजों पे डिपेंड करता है जो रो में है। अब इतना क्लियर क्यों लिखोगे यार? क्या तुम्हें यहां दिख नहीं रहा है? आर बराबर रो एल बाई ए होता है, तो आर रो पे डिपेंड करता है। रो जिस पे डिपेंड करता है उस पे तो आर डिपेंड करेगा ही। भाई अगर ऐसे करने बैठ जाओगे, फिजिक्स पढ़ने के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वरना फिजिक्स बहुत लंबी है फिर तो। अभी हर जगह मैं ये बताने बैठूंगा यार क्या कि रो सर एन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो क्या ये लिखूं? रो एन पे डिपेंड करता है, रो टाउ पे, इसको भी लिखें। इसीलिए 18 लेक्चर लग जाते हैं भाई, इसीलिए 18 लेक्चर लग जाते हैं भाई। लॉजिक भी कोई चीज है, और वो अगर है ही नहीं तो फिर फिजिक्स सीख क्यों रहे हैं? ना सीखे इससे अच्छा। एक लेक्चर में बता दें तो ही पे और उससे पता है, उससे हम और डिस्चार्ज हो जाते हैं। हम फिर जो इंटेंसिटी से पढ़ना चाहिए फिजिक्स को, वो इंटेंसिटी नहीं ला पाते हैं। बात समझ रहा है? और हम लोग भी अपने लॉजिक वीक करते रहते हैं, तो फिजिक्स के जाल में फंस जाते हैं। फिर वो जाल में फंसने का मतलब कि हमें अच्छा लगता है 18 लेक्चर वाला और सीख सकते हैं 12 लेक्चर वाले से, है ना? तो वो ट्रैप में फंस जाते हैं। वो फील गुड वाले टीचर को ढूंढते हैं जहां पे अच्छा लगा करता था, क्योंकि उनको लगता है कि उसी से सीख पाएंगे। अपने नेचर के खिलाफ जा नहीं सकते, क्योंकि कोई अगर कम लेक्चर में पढ़ा रहा है तो थोड़ा तो कंडेंस पढ़ाएगा, तो वहां लॉजिक लग जाएगा, वहां दिमाग लगाना पड़ेगा। हम दिमाग लगाने नहीं चाहते, बायो के स्टूडेंट हैं, दिमाग क्यों लगाएं? अभी यार वो उसमें सारी बातें कवर तो नहीं हो रही, बातें तो सारी इसमें कवर हो रही भाई। मैं अपने 10 लेक्चर में सारी बातें कवर की, कोई पॉइंट छूटा नहीं है भाई। हाँ, इससे भी समय बच रहा है, बिल्कुल।
अच्छा बता रहे टेम्परेचर बढ़ने पर किन बातों पे फर्क पड़ता होगा। मैं जब टेम्परेचर डिपेंडेंस बता रहा हूं, वैसे तो यार हमने बात कंडक्टर को लेके शुरू करी थी, लेकिन इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है इसमें एन टाउ ई ये सारी चीजें आई हैं। तो सोचो यार अगर कोई नॉन कंडक्टर भी है, कोई नॉन कंडक्टर भी है तो उसके अंदर भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत होते होंगे, उसके अंदर भी तो टक्कर का मीनिंग होता होगा। तो ये फॉर्मूला उनके लिए भी काम करेगा, रफली उनके लिए भी काम करेगा। अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन है फ्री तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन आमतौर पे इंसुलेटर में या नॉन कंडक्टर में, जैसे इंसुलेटर सेमीकंडक्टर दो और कैटेगरी हम कह सकते हैं, उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। क्या बताओ इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जिसका एन क्या हो 0, तो आर क्या हो जाएगा उसका, यार समथिंग बाय 0 करोगे तो वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, यानी उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। नहीं, आमतौर पे इंसुलेटर उसी को बोलते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ना के बराबर है या है ही नहीं है। तो अब यार एक में 10 की पावर 22 के ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक में 1-2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ही बोला जाएगा। अब यार टेम्परेचर बढ़ने से क्या लगता है क्या होता होगा, किन चीजों में फर्क पड़ता होगा, टाउ पे, और क्या लगता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन फास्ट होता होगा या स्लो, तो टाउ कम होता होगा या ज्यादा, अगर कोई फास्ट मूव करेगा तो टक्कर जल्दी जल्दी होगी, अगर कोई फास्ट मूव करेगा तो टाउ कम हो जाएगा। और एन, यार ये बहुत लॉजिकल है कि टेम्परेचर बढ़ने से, है ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो वो बॉन्डिंग तोड़ के फ्री होना इजीली कर लेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने पे इन जनरल कोई भी मटेरियल हो, एन का बढ़ना और टाउ का कम होना होता है। लेकिन यार टेम्परेचर का असर कंडक्टर में ज्यादा पड़ता होगा या इंसुलेटर पे, यार कुछ ऐसी बात है कि कंडक्टर में ऑलरेडी लगभग हर एटम ने इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ रखे हैं और अब वो कैसा हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज एटम, है ना, कंडक्टर नहीं पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, एटम, कंडक्टर तो न्यूट्रली रहता है, तो उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन लगभग 60-70% इलेक्ट्रॉन पहले ही छूटे हुए हैं तो बचे हुए 40% से ज्यादा उम्मीद ना करें। इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर आता है मगर ज्यादा अंतर, कंडक्टर में ज्यादा अंतर। लेकिन सोचो इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर जिसके अंदर, इंसुलेटर में स्पेशली मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, इंसुलेटर में तो होते ही नहीं, सेमीकंडक्टर जिसमें लाखों करोड़ों में कोई एक इलेक्ट्रॉन था और अचानक से टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो हो सकता है 5 हो जाए, हो सकता है 25 हो जाए, तो उसमें गुने में फर्क होता है, 5 गुना 25 गुना। और कंडक्टर में 1.25 गुना भी नहीं होगा। यानी टेम्परेचर के लिए कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा, कंडक्टर ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। तो यार कंडक्टर के लिए टाउ पे फर्क पड़ता होगा, लेकिन मान के चलो ऐसा कुछ फर्क पड़ गया, मैंने ये एग्जांपल लिया, एग्जैक्ट डेटा नहीं मेरे पास, और एन पे कुछ ये फर्क पड़ गया कि वो कुछ 1.1 गुना हो गया, 110% हो गया, तो बताओ ओवरऑल इनका प्रोडक्ट कैसा हो गया, यार उसका प्रोडक्ट 0.88 हो गया। कितना हो गया, नया वाला एन नया वाला टाउ का मल्टीप्लिकेशन 0.88 एन टाउ हो गया। तो पहले ये प्रोडक्ट क्या था, एन टाउ नहीं, और अब ये प्रोडक्ट कितना हो गया, तो यानी अगर एन और टाउ का प्रोडक्ट घटा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं यार, दो चीजों पे डिपेंड करेगा ना टेम्परेचर, टेम्परेचर का असर किस पे होगा, एन पे और टाउ के, और एन बढ़ा है नो डाउट एन बढ़ता ही होगा, और टाउ कम हुआ है लेकिन उनका प्रोडक्ट ओवरऑल बढ़ा नहीं है, कम हुआ है, और कम हुआ है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पास में, यानी यार टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर बुरा कंडक्टर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर बुरा कंडक्टर, भाई उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया ना तो बुरा कंडक्टर हो जाता है। और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के एन में बहुत बड़ा अंतर आता है, टाउ ऑब्वियसली कम होता होगा, जैसे उसका टाउ कम होता है इसका भी कम होता है, लेकिन प्रोडक्ट बढ़ जाता होगा, और बढ़ जाता होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है, दोनों के लिए ये बातें समझ में आना चाहिए।
तो टेम्परेचर का फर्क कंडक्टर में भी है, लेकिन कंडक्टर को वो बुरा बना देता है। टेम्परेचर का फर्क सेमीकंडक्टर में भी है और सेमीकंडक्टर को वो अच्छा बना देता है, यानी अब वो कंडक्ट करने लायक हो जाता है। हम लोग जब थर्मल एक्सपांसन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो लेंथ एरिया में बदलाव वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं लेंथ में बदलाव, ओरिजिनल लेंथ टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करेगा। उसी तरह की बातें हम लोग यहाँ भी करते हैं कि रेजिस्टेंस में बदलाव या रेजिस्टिविटी में बदलाव ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। बड़ी रेजिस्टिविटी तो बदलाव भी बड़े, यानी बड़े आदमी के घाटे भी बड़े होते हैं और फायदे भी। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा तो उसमें बदलाव भी ज्यादा। टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ये ज्यादा तो बदलाव भी ज्यादा। बदलाव का मतलब है रो फाइनल माइनस रो इनिशियल, इनिशियल को रो नॉट लिख देते हैं। इक्वालिटी लाने के लिए कोई कोफिशिएंट लाते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, तो फाइनल रो का फॉर्मूला बन जाएगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वो ऐसा ही फॉर्मूला है जैसे थर्मल एक्सपांसन में एल फाइनल का और एरिया फाइनल के फॉर्मूले होते हैं। क्या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो में फर्क पड़ेगा। ये आमतौर पे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस को ऐसे लिख देते हैं जब टेम्परेचर डिपेंडेंस लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर। आमतौर पे छोटे मोटे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए सारे टेम्परेचर डिपेंडेंस लीनियर ही होते हैं। देखो नीचे 3 ग्राफ बने हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। पहला किसका है? किसका है? नाइक्रोम का। पहला किसका बना है? कॉपर का है। कॉपर का ग्राफ कर्व बना है। छोटे टेम्परेचर के लिए उसको हम लाइन कह सकते हैं, छोटे टेम्परेचर के लिए, लेकिन है वो कर्व। दूसरा ग्राफ किसका बना है? वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। मतलब अगर हम चेंज लीनियर मानते हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से मानते हैं, तो उसको लीनियर होना चाहिए। बट छोटे मोटे टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला हमेशा लगाया जा सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नया रेजिस्टिविटी पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि अल्फा इसका कैसा होता है? पॉजिटिव। किसके लिए? फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए अल्फा कैसा होगा? अच्छा बता, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा अगर यही फॉर्मूला उसके लिए लगाया जाए? हालांकि एग्जैक्टली नहीं लगता, रफली लगता है। तो अगर कोई कहते यार यही फॉर्मूला मैं सेमी कंडक्टर के लिए लगाऊंगा तो क्या फाइनल रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। तो उसके लिए अल्फा कैसा होना चाहिए? हाँ, तो यार सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा कैसा बोला जाएगा? नेगेटिव। सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा? अल्फा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैं बता दूं, अभी इसी फॉर्मूले में मैं L बाई ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, L बाई ए, है ना? तो बता यार, इसको R फाइनल कह सकते हैं, इसको R इनिशियल कह सकते हैं, तो क्या सेम ही फॉर्मूला आएगा कि नहीं? मतलब जो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए दे सकते हैं वही किसके लिए दे सकते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये मैंने क्या, एज्यूमिंग लीनियर बिहेवियर, ये फॉर्मूले लिखाए हैं। ये दोनों फॉर्मूले क्या है? एज्यूमिंग लीनियर बिहेवियर। जो अल्फा इधर है वही अल्फा उधर है, तो तुम उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, हैं दोनों एक ही चीजें। क्लियर है? नोट करना चाहेंगे? ये मैंने यार 3 ग्राफ बनाए हैं। ये ग्राफ मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी 2 साल पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कॉपर का रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है।
तो यार अगर कोई बहुत दो छोटे सेक्शन ले ले तो ये कैसा बिहेवियर है, लीनियर। लेकिन अगर बड़ा टेम्परेचर, बड़े टेम्परेचर अंतर की बात करेंगे तो ये कैसा है, कर्व है। नाइक्रोम के लिए कैसा है, नाइक्रोम के लिए स्ट्रेट लाइन है। यानी ये जो फॉर्मूले पीछे मैं देख रहा था टेम्परेचर डिपेंडेंस के, वो इसके लिए ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। और रजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर के लिए ये कुछ ऐसा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रो घट रहा है, यहां भी बढ़ रहा था, यहां भी, यानी कंडक्टर के लिए बढ़ता है और सेमीकंडक्टर के लिए कम होता है इस ग्राफ के हिसाब से। तो क्योंकि ये पूछा जा चुका है तो चांसेस है कि इन दोनों में कभी क्वेश्चन साल 2 साल में आ जाए। हाँ भाई, तो यार इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद हम थोड़ा मैथमेटिकल हो जाते हैं, है ना। बहुत देर तक थ्योरी फिजिक्स में अच्छा नहीं लगता है। ये फॉर्मूले अब तक हम लोगों ने देख लिए हैं, मैं फॉर्मूले याद दिला देता हूं। सबसे पहले हमने करंट डिफाइन किया था, करंट आई, जो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, है ना, कूलम पर सेकेंड, दैट इज एम्पियर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर I इंटू टी, या Q इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ I डी टी। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा है। इसके बाद हमने एक टर्म डिफाइन किया, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटी का एवरेज कंपोनेंट होता है, उसी को हम ड्रिफ्ट स्पीड। फिर हम लोगों ने रिलेशन I और VD में, I एंड VD में क्या पढ़ा यार, I इक्वल टू NEA ड्रिफ्ट स्पीड, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने करंट डेंसिटी डिफाइन किया है। करंट डेंसिटी क्या होता था, हाँ, J बराबर I बाई A क्रॉस। इसकी मदद से हमने फॉर्मूला बनाया था I इक्वल टू J कॉस थीटा। इसको हम और डिफरेंट फॉर्मूलों में भी लिख सकते हैं, J डॉट A इंटीग्रल वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है R इक्वल टू ML अपॉन एनी स्क्वायर टाउ L बाई एरिया। अच्छा, इतना नहीं, जिसमें इतनी चीज का नाम क्या है, रो। तो R इक्वल टू रो L बाई, ये फॉर्मूला है, वेयर रो इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वेयर रो इक्वल टू M अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। यही तो, ये दोबारा नोट नहीं करना है, मैं समराइज कर रहा हूँ। हाँ जल्दी से आओ, जा रहे हो क्या, फ्राइडे आज, तो इसका डिस्कशन वीडियो से पढ़ लेना, क्वेश्चन का। क्वेश्चन ना कराएं अभी, हाँ। इसके बाद हम लोगों ने R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, या रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये किया है। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो अगली क्लास में यार इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, यही है, और कोई ठीक है यार। तो अभी इसका कोई होमवर्क नहीं है, अगली क्लास से शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। आज इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ भाई यश, जाग रहे हो कि सो गए? सर